हाय वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं डिस्पोजल ऑफ गुड्स, जो कि मैनुअल ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स में से लिया गया है। तो आज हम इसका पार्ट वन देखेंगे। पार्ट वन के अंदर हम देखेंगे कि कैसे डिस्पोजल होता है गुड्स का, जो कि गुड्स हमारे पास पहले से होती हैं। और ये सब क्विक लर्निंग में लिया गया है। इसी में हम एक शॉर्ट पीरियड के अंदर विद इन 10 मिनट्स आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम जानेंगे आगे इस टॉपिक को। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज स्क्रैप। अब डिस्पोजल जब भी किसी चीज का होता है तो उसे स्क्रैप बोला जाता है। तो ये जो स्क्रैप है, इसका आइडेंटिफिकेशन या उसको कंसिडरेशन करने के लिए उसको किस चीज को हम स्क्रैप मानते हैं, ये हमारे पास चार ऑप्शंस है। इन चार ऑप्शंस में से देखना है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर है हमारे पास, उन आंसर्स में से, ऑप्शंस में से, पहला ऑप्शन है स्टोर कंपोनेंट विच आर इररिपेयरेबल। थर्ड, एनी मटेरियल दैट इज नो लॉन्गर फॉर यूज। और फोर्थ, बोथ 2 and 3। तो इसका आंसर देखेंगे उससे पहले हम इस टॉपिक पर चलते हैं और वहां पर इसको देखने के बाद में इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्रैप फॉर डिस्पोजल जब भी लिया जाएगा तो स्क्रैप है क्या। कोई भी मटेरियल जो कि अब यूज करने लायक नहीं बचा है। ओरिजिनली जिस पर्पस के लिए लिया जा गया था, वो पर्पस अब उसका रहा ही नहीं है। यानी कि उसकी ऑपरेशनल वैल्यू कुछ है नहीं इस वक्त। ना ही वो जिस काम के लिए लिया गया था वहां पर यूज हो रहा है, और ना ही वो ऑपरेशन के लिए कहीं पर उसकी कोई वैल्यू बची है। तो ऐसी चीजों को हम स्क्रैप बोलते हैं। स्क्रैप जो होते हैं वो कभी भी स्टोर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें से हम ये देखते हैं कि क्या स्टोर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पार्ट्स हो सकते हैं जो यूटिलाइज नहीं किए जा सकते और रिपेयर भी नहीं हो सकते। वो सारी चीजें हम क्या बोलेंगे, स्क्रैप बोलेंगे। और जो यूटिलाइज किए जा सकते हैं और रिनोवेट किए जा सकते हैं, ऐसे सारे कंपोनेंट्स को हम स्क्रैप नहीं बोलते। ओकेजनली स्क्रैप क्या हो सकता है, सेकंड हैंड थिंग भी हो सकती है, और एक्सीलेंट रिपेयर, मतलब सेकंड हैंड थिंग हो सकती है और इन एक्सीलेंट रिपेयर कंडीशन हो सकती है। ठीक है। या फिर कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो क्या है, सरप्लस कंडीशन में है। यानी कि सरप्लस हो गया, उसका ज्यादा ले लिया ऑर्गेनाइजेशन में, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा हमारे पास अवेलेबल है, और किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हम उसकी एक अच्छा प्राइस ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसी चीजों को भी यूज कर सकते हैं, और ऐसी चीजों को हम क्या करेंगे, बेच सकते हैं। तो यहाँ पर देखने वाले हैं हम सारी चीजें कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा तो हमें वहां पर पता चला स्टोर कंपोनेंट्स और पार्ट्स। लेकिन अगर वो सही कंपोनेंट्स हैं, रिपेयर हो सकते हैं, तो उनको हम नहीं बेचेंगे। लेकिन अगर वो रिपेयर नहीं हो सकते तो उनको हम स्क्रैप की तरह यूज कर सकते हैं। सेकंड, हमारा ऑप्शन सही हो सकता है, पहले वाला गलत हो सकता है क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। थर्ड वाला देखेंगे, एनी मटेरियल नो लॉन्गर यूज फॉर पर्पस एंड हैविंग नो ऑपरेशनल वैल्यू। पर्पस के लिए भी यूज नहीं हो रहा जिसके लिए खरीदा गया था, और ऑपरेशनल वैल्यू भी नहीं है। यानी कि 2 3 दोनों सही है। तो ऑप्शन 4 को हम टिक कर देंगे, यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं इस टॉपिक के आगे। इस टॉपिक में फिर एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्क्रैप इज बेटर। आखिर क्या जरूरत है कि हम स्क्रैप को कैटेगराइज करें, उसकी क्लासिफिकेशन करें। तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, इट अट्रैक्ट्स बेटर वैल्यू। अगर हम कैटेगराइजेशन करते हैं तो बेटर वैल्यू आ सकती है। दूसरा है कीपिंग हिस्टोरिकल डेटा। तीसरा है फैसिलिटेट्स फिक्सिंग ऑफ रिजर्व प्राइजेस। और सारे ही ऑप्शन। तो इसको भी हम पहले टॉपिक देखते हैं और टॉपिक देखने के बाद यहाँ पर इसको करेंगे। क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है उन ऑप्शंस को देख लें, और अब इस टॉपिक पर चलते हैं कि आखिर क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है। स्क्रैप को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो बेटर वैल्यू मिलेगी, क्योंकि परचेजर जो है उसको कमर्शियल यूज के लिए ले सकता है। जैसे कि अगर हमने किसी स्क्रैप को लिख दिया कि वो मेल्टिंग के लिए है, तो मेल्टिंग के लिए उसको खरीद के ले जाएगा। बर्निंग के लिए तो बर्निंग के लिए, रिसाइकलिंग के लिए तो रिसाइकलिंग के लिए। इस तरीके से अलग अलग पर्पस होते हैं ये इंडस्ट्री में। उन पर्पस के लिए अगर हमने पर्टिकुलर स्क्रैप रख रखा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी हमें। दूसरा क्या है, हम कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन करने से हमें क्या होगा, हिस्टोरिकल डेटा मिलेगा प्राइसेस का। प्राइस पहले कितना था, अब क्या हुआ, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। और क्या कर सकते हैं, फिक्सिंग ऑफ रिजर्व प्राइसेस। ये जो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, इसको देख के हम रिजर्व प्राइस लगा सकते हैं।
तो यानी कि ये सारे काम इसमें आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, बेटर वैल्यू मिलेगी। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, कीपिंग हिस्टोरिकल डेटा ऑफ प्राइस रखना होगा हमें। और तीसरा क्या होगा, फैसिलिटेट करेगा फिक्सिंग ऑफ रिजर्व प्राइस, यानी कि सारे ही सही है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ स्क्रैप। ठीक है, तो कौन सा है जो कि वैल्यू ऑफ स्क्रैप के लिए लिया जाता है, यानी कि जो भी कोई स्क्रैप होगा उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो ऑप्शन है, एक बुक वैल्यू, एक है 5% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, एक बोथ है, एक नन है। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। क्लासिफिकेशन करेंगे जब स्क्रैप की डिस्पोजल के लिए, तो हम एसओपीपी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर एसओपीपी के अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, ये एसओपीपी क्या होता है ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इस मैनुअल के अंदर जाके एसओपीपी के बारे में। तो इतना अगर आपने टॉपिक पढ़ ही रहे तो उसको भी वहां जाके पढ़ें, तो कि डिटेल में आप इसको अच्छे ढंग से समझ सके। आगे चलते हैं। यानी कि कंपिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर करेगी, डिस्पोज ऑफ करेगी स्क्रैप मटेरियल को। उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो या तो बुक वैल्यू हो सकती है, अगर हमें पहले से ही उसका डेटा दिया हुआ है तो बुक वैल्यू ले लेंगे। बुक वैल्यू मतलब एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जैसे कि शेयर्स के अंदर एक बुक वैल्यू होती है, उसी तरीके से किसी कंपनी या किसी भी चीज की एक बुक वैल्यू होगी जो इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती है। दूसरा लेंगे, अगर बुक वैल्यू नहीं है तो 5% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, जिस वैल्यू पे पहले खरीदा गया था उसका 5%, या मार्केट में जो भी वैल्यू चल रही है उसका 5% लेंगे। ये उन दो केसेस में ली जाता है जब बुक वैल्यू या तो क्या होती है, नेग्लिजिबल हो जाती है या अवेलेबल नहीं होती है। मान लीजिए कि जो उस समय की हम बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू हमें पता ही नहीं है। और दूसरा क्या है कि जो अभी बुक वैल्यू की कोई औचित्य रहा नहीं है, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, 5% वाला लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, सर्वे कमेटी होगी जो कि अपॉइंटेड की जाएगी हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा, और जो आइटम्स को डिक्लेयर करने के लिए सैंक्शन लेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। ठीक है, अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो रिलैक्स भी कर सकती है कि एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकाल के और ये बता दे कि जो आपका सर्वे कमेटी की कोई जरूरत है ही नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। तो अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ स्क्रैप। तो वैल्यू क्या हो सकती है, बुक वैल्यू, जैसे कि अभी हमने पढ़ा बुक वैल्यू हो सकती है, और 5% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू भी हो सकती है अगर बुक वैल्यू अवेलेबल नहीं या नेग्लिजिबल है। इसका मतलब बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी 3 ही है। अब आगे चलते हैं। अब ये है ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट्स। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले हमने यहाँ पर एक चीज पढ़ी थी, वो ये था कि रिलैक्स भी कर सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी भी केस, कुछ केसेस के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिलैक्स कर सकता है सर्वे कमेटी के सर्वे को। और वो कैसे हो सकता है, वो स्टैंडिंग ऑर्डर के द्वारा हो सकता है। इसमें क्या होगा, स्मॉल वैल्यू होंगी। अगर मान लो न्यूज़पेपर है, कंटेनर है, जो कि पहले से ही हमें पता है और उनकी वैल्यू 5,000 के करीब है, स्मॉल वैल्यू वाली चीजों के लिए सर्वे कमेटी की कोई जरूरत है नहीं। इसमें क्या करना होगा, जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर होगा उसको एसओपीपी के अकॉर्डिंग, स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पर जाकर आइटम बताना पड़ेगा कि ये आइटम अनफिट है अब यूज के लिए, सर्विस हम इसकी कर नहीं सकते हैं, और वो पर्सनली मैंने उसको इंस्पेक्ट किया है, ऐसा एक सर्टिफिकेट दे देगा और बताएगा कि मेरी निगरानी में ऐसा हुआ है। तब वो उस वैल्यू की चीजों को विदाउट सर्वे कमेटी के भी कर सकते हैं डिस्पोज ऑफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर कंसिडर्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द स्क्रैप। स्क्रैप को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से फैक्टर्स का यूज करना होगा। तो 4 फैक्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, यूटिलाइजेशन एंड यूजेबिलिटी, एक्सिस्ट इन सरप्लस, नो फ्यूचर यूज ऑफ आइटम ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ। या चारों के चारों, तीनों। अब चलते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं इस टॉपिक को, फिर उस पर चलेंगे क्वेश्चन पर। सर्वे ऑफ स्क्रैप। जो स्क्रैप का सर्वे होता है वो जनरली किस लिए किया जाता है, सर्वे का मतलब ये है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो देखेंगे कि वो जो भी चीज है उसकी एक्सपेक्टेंसी क्या है, यानी कि उसने कितनी लाइफ है, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है। ठीक है, क्या उसने अपनी यूजफुल लाइफ को पूरा कर लिया है या नहीं किया है। ठीक है, और मेंटेनेंस की जो उसकी कॉस्ट है वो हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हम क्या देखेंगे,
यूटिलाइज़ेशन जो है उसका इक्विपमेंट का हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। यूज़ेबिलिटी जो है उस इक्विपमेंट की ऑर्गेनाइज़ेशन में हो भी रही है या नहीं हो रही है। और कोई किसी और जो है और अदर ऑफिस मस्ट आल्सो बी कंसिडर्ड बिफोर डिसाइडिंग एंड स्क्रैपिंग द इक्विपमेंट। मतलब स्क्रैप करने से पहले हम ये मान सकते हैं कि अगर हमें लगता है कि कोई और ऑफिस है, ठीक है? वो भी उसको यूज़ कर सकता है तो हम उसको बेच सकते हैं ये, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्रैपिंग के लिए अब हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से डिसाइड होगा। उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी यूटिलाइज़ेशन, उसकी यूज़ेबिलिटी और वो सरप्लस में है, फ्यूचर में यूज़ आएगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि जो आइडेंटिफिकेशन किन बेसिस पे होता है, इन तीनों चीज़ों पे होता है, यानी कि आंसर 4 लगा दो। अब चलते हैं आगे। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। द आइटम हैज़ अ लिमिटेड शेल्फ लाइफ, एक्सिस्ट इन सरप्लस क्वांटिटी एंड देयर इज लाइकली टू बी नो फ्यूचर ऑफ आइटम ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ये तो हम पहले ही वहां देख चुके हैं कि अगर वो सरप्लस में हो गया, उसका कोई यूज नहीं होने वाला, तो हम उसे भी बेच सकते हैं। अब आगे चलते हैं। किसी भी आइटम को सरप्लस करने की जो अधिकार है वो कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है वो देखिए, ऑब्सोलीट हो जाता है कोई भी आइटम, या सरप्लस हो जाता है, या अनसर्विशिएबल हो जाता है, तो उसको रिकॉर्ड कौन करता है? सर्विस सर्वे कमेटी करता है। और उसके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसे एनेक्सर 24 में दिया गया होता है। इसे एनेक्सर 24 बोलते हैं। तो कभी पूछा जाएगा एनेक्सर 24 क्या होता है, तो सर्वे कमेटी जिस फॉर्मेट में ऑब्सोलीट, सरप्लस या अनसर्विसेबल रिकॉर्ड करती है। ठीक है। अब सर्वे कमेटी में सीक द अप्रूवल। अब जब भी ऐसा कुछ करना होगा तो सर्वे कमेटी को अप्रूवल लेना होगा, किसका? कंपिटेंट अथॉरिटी का। और साथ ही में कंकरेंस चाहिए एसोसिएटेड या इंटीग्रेटेड फाइनेंस की, यानी कि जो फाइनेंस से रिलेटेड है उनकी वो चाहिए। तो इसके पहले पार्ट में हमने देखा ये सारी चीजों को। क्या क्या देखा हमने? पहले देखा स्क्रैप होता क्या है, उस पर क्वेश्चन किया। नीड क्या थी स्क्रैप की, कैटेगराइजेशन की और क्लासिफिकेशन की, और कैसे क्लासिफाई करेंगे स्क्रैप को फॉर डिस्पोजेबल। और देखा सर्वे ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप का सर्वे कैसे किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मोड ऑफ डिस्पोजल। तो टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ऐप पर जाएं। वहां भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हमने टेस्ट सीरीज के फॉर्म में डाल दिए, तो वहां पर आप जाकर उन्हें कर सकते हैं। बाकी कुछ क्विज भी मिल सकते हैं, कुछ पीडीएफ भी मिलेंगी, और उन सबको करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, ताकि वहां पर भी डेली जो क्विज आते हैं उन क्विज को भी आप अपने प्रिपरेशन की बूस्ट करने के लिए करते रहें। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जॉइन आवर टेस्ट सीरीज।